गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश में बौद्ध काल के 2300 साल पुराने मंदिर की खोज की गई है? पाकिस्तान, भूटान, चीन या फिर कंबोडिया। करेक्ट आंसर इज ए, पाकिस्तान में किया गया है 2300 साल पुराने मंदिर की खोज, जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध काल से संबंधित है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी और साथ ही साथ इटली के जो ये पुरातत्वविद थे, उनका एक संयुक्त दल था जिसने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में 2300 साल पुराने बौद्ध काल के मंदिर की खोज की है। और ये मंदिर कहाँ पे मिला है पर्टिकुलर? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में बारीकोट तहसील के बौद्ध काल के बाजीरा शहर में ये मंदिर के अवशेष जो है मिले, जो कि 2300 साल पुराने हैं। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? पाकिस्तान और इटली के जो पुरातत्वविद थे उनके संयुक्त दल ने खोजा है। ये जो मंदिर है फ्रेंड, जो मिली है 2300 साल पुरानी, ये बौद्ध काल का, ये पाकिस्तान में बौद्ध काल का सबसे प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। बल्कि ये मंदिर जो है पाकिस्तान के जो तक्षशिला में जो मंदिर मिले हैं उनसे भी पुराना इन मंदिर को बताया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए, इसी के साथ साथ इस मंदिर के साथ साथ बहुत बेशकीमती जो है कलाकृतियाँ भी इस खुदाई में मिली हैं, जिसमें से देखा जाए पुरातत्वविदों को बौद्धकालीन 2700 से अधिक अन्य कलाकृतियाँ भी बरामद की गई, जिसमें से बात किया जाए सिक्के हैं, अंगूठियाँ हैं, बर्तन हैं, यूनान के राजा मेनांडर के काल की खरोष्टी भाषा में लिखी गई सामग्री भी मिली है। खरोष्टी भाषा फ्रेंड आपको पता होगा, दाएं से बाएं लिखा गया। आप मुझे बताइए, अशोक के काल के 2 खरोष्टी भाषा के अभिलेख मिले हैं। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री क्लास किया होगा तो इसके बारे में भी चर्चा किए थे। तो आप बताइए, जो खरोष्टी भाषा जो अभिलेख मिला है अशोक के काल का, वो कहाँ से हमें मिला है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बाकी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है, इस्लामाबाद है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के इस समय के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रू कॉलर के द्वारा जारी अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत कौन सा सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है? तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर पांचवा। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चौथा स्थान रहा है सबसे ज़्यादा, जो चौथा देश रहा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। किसके? स्पैम कॉल से। किस रिपोर्ट के अनुसार? ट्रू कॉलर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर, ठीक है, के द्वारा एक अंतर्दृष्टि रिपोर्ट जारी की गई है। और इस अंतर्दृष्टि रिपोर्ट के द्वारा जो है स्पैम कॉल में भारत चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है। ठीक है, तो आप लोग के मोबाइल में ट्रू कॉलर एक ऐप आता है फ्रेंड, आपको पता होगा। ट्रू कॉलर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप है, सबके मतलब लगभग लोगों के मोबाइल में ये ऐप होता है। और ये ऐप क्या करता है? जितने भी अनचाही कॉल होती है, जिसमें भी स्पैम होते हैं, उस पर वो नज़र रखता है और उन्हें ब्लॉक भी कर देता है। ठीक है, तो इस कंपनी के द्वारा, ट्रू कॉलर कंपनी ने इस साल क्या है, ग्लोबल स्पैम रिपोर्ट जारी किया। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो है स्पैम कॉल से कौन सा देश प्रभावित है, जिसमें चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं भारत रहा है। ठीक है, अगर भारत में हम सभी स्पैम कॉल का हिस्सा देखें तो 93.5 जो है वो सेल्स या फिर टेली मार्केटिंग कॉल रही हैं। और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश रहा है, और इस रिपोर्ट से भी पता चलता है कि इस साल जो है भारत में सिर्फ एक स्पैमर द्वारा 202 मिलियन से अधिक स्पैम कॉल किए गए हैं, जो कि प्रति घंटे के अगर आधार पे देखा जाए, प्रति घंटे पर लगभग 27,000 कॉल का अनुवाद करती। ठीक है, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा विश्व में जो देश प्रभावित रहा है स्पैम कॉल से, तो वो है सबसे ज़्यादा शीर्ष पे देखा जाए ब्राज़ील है, फिर दूसरे नंबर पे पेरू है, फिर तीसरे नंबर पे यूक्रेन है, और हम चौथे की बात करें तो भारत है। ठीक है, यही रहा है। तो ट्रू कॉलर की टॉप 20 मोस्ट स्पैम्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में भारत जो है पिछले साल 9वें वर्ष पे था, और 9वें स्थान से इस बार किसवें स्थान पे? चौथे स्थान पे चला गया। यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कॉल आती हैं। किस तरह की कॉल रहती हैं? जो कि अनचाही कॉल रहती हैं। ठीक है, तो उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश रहा है ब्राज़ील, पेरू, यूक्रेन और उसके बाद भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नासा ने जूनो मिशन द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा
गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका वहाँ पे देखा जाए ये बृहस्पति ग्रह है, जिसपे देखा जाए इसका चंद्रमा है गैनीमेड। ठीक है, तो इसका उपग्रह गैनीमेड है, जिसपे एक जो है रहस्यमय ध्वनि आई है, जिसको ये जो नासा का उपग्रह है, जिसको जूनो की बात करें अंतरिक्ष यान है, जिसने इस रिकॉर्ड को, इस ध्वनि को रिकॉर्ड किया था और नासा के द्वारा इसको अभी जारी किया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने जूनो मिशन के द्वारा बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया। ध्यान रखिएगा, अगर हम जूनो मिशन की बात करते हैं तो इसे वर्ष 2016 में जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये वर्ष 2016 में ये बृहस्पति के करीब पहुंची थी। उसके बाद देखा जाए ये जूनो जो है स्पेसक्राफ्ट जो है वो बृहस्पति ग्रह और गैनीमेड के आसपास जो है वो उड़ानें भर रही है। ठीक है, और इसी दौरान देखा जाए इस गैनीमेड ने क्या एक रहस्यमय जो है आवाज़ को रिकॉर्ड किया और कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी जो है उसने खींची थी, जिसको साझा किया इससे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए जूनो ने सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है चंद्रमा है, पर अपना फ्लाई बाई से डेटा वापस भेजा। और इसने देखा जाए नासा ने इवन ये बताया कि जो इसके द्वारा जूनो स्पेसक्राफ्ट ने एक रहस्यमय जो आवाज़ रिकॉर्ड किया वो कितनी थी, 50 सेकंड की थी। और इसको देखा जाए ऑडियो ट्रैक जारी किया 50 सेकंड का, और ये देखा जाए जिससे जूनो के वेब इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इन तरंगों के बारे में जानने के लिए या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट के वेब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूनो का जो वेब इंस्ट्रूमेंट है उसको इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि इन आवाज़ को क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, डिटेक्ट हो सके ये जो ध्वनि निकल रही थी, रहस्यमय ध्वनि। ठीक है, अगर हम इसके बारे में अन्य बातें करें तो इस दौरान जो है चंद्रमा जो है जूनो है जो चंद्रमा की सतह से लगभग 645 मील या फिर 1038 किलोमीटर दूर था। और अगर हम बात करें इसकी रफ्तार की तो यह जो है 41,600 मीली प्रति सेकंड यानी कि 67,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये दौड़ रहा था। ठीक है, गैनीमेड की अगर बात करें जो कि बृहस्पति का चंद्रमा है, तो यह सबसे बड़ा है और सबसे विशाल चंद्रमा होने के साथ साथ सौरमंडल का 9वां सबसे बड़ा पिंड है। ये देखा जाए बिना वातावरण का सबसे बड़ा ये चंद्रमा है और ये एकमात्र चंद्रमा है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और जूनो मिशन की बात करें फ्रेंड, जूनो जो कि बृहस्पति की जो परिक्रमा करने वाला, ये देखा जाए ध्यान रखिएगा दूसरा अंतरिक्ष यान है। ठीक है, दूसरा अंतरिक्ष यान है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि बृहस्पति का चक्कर लगाने वाला, परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, क्योंकि जूनो जो है वो बृहस्पति का परिक्रमा करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। ठीक है, तो पहला अंतरिक्ष यान के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? चीन ने, अमेरिका ने, इजराइल ने या फिर संयुक्त अरब अमीरात ने? करेक्ट आंसर इस डी है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने देखा जाए तो वहाँ पे ने घोषणा किया है कि वो अपने सिनेमा घरों में जो रिलीज़ होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कि संयुक्त अरब अमीरात ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। यह इसका उद्देश्य क्या है? विदेशों को आकर्षित करना। ठीक है, तो विदेशों के लिए आकर्षक एक उदार केंद्र के रूप में अपने ब्रांड को बढ़ावा देने का देश का नवीनतम ये प्रयास है। और यहाँ की बात करें, जो यहाँ का सेंसरशिप बोर्ड है, तो संयुक्त जो अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाले संवेदनशील दृश्यों को हटाने की बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आया है। तो ध्यान रखिएगा, अब जितना भी जो अब तक जो है यूएई क्या करता था, यूएई का जो सेंसर बोर्ड था वो फिल्मों में उन दृश्यों को हटा देता था जो पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का उल्लंघन करते थे। लेकिन अब जो है, अब प्रशासन ने क्या किया, दर्शकों के लिए क्या किया है, 21 वर्ष से ऊपर की नई कैटेगरी जो है वो पेश की है। ठीक है, और इस तरीके से अब उसने सेंसरशिप को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई जो कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये बताइए मुझे कितने अमीरात जो हैं यूएई को मिला करके बनाए गए हैं। ठीक है, कितने अमीरातों को मिला करके यूएई को बनाया गया है, ये बताइए कौन कौन से हैं। और बात करें यूएई की, तो ये एक मध्य पूर्व का एक देश है। इसकी राजधानी देखा जाए तो अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम जो है वो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें फ्रेंड तो मोहम्मद बिन
राशिद अल मखतूम जो है वो यहाँ के देखा जाए तो प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्थान को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कार के लिए चुना गया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, कानपुर या फिर आईआईटी दिल्ली? करेक्ट आंसर इज आईआईटी रुड़की। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? आईआईटी रुड़की को देखा जाए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे देखते हैं आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, इस वर्ष देखा जाए मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में संस्थान को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में। वहीं बात करें आईआईटी मद्रास और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद को क्रमशः दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे रखा गया। तो आईआईटी मद्रास दूसरे स्थान पे है और नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद को तीसरे स्थान पे रखा गया। ठीक है, ये पुरस्कार देखा जाए संस्थान के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थान द्वारा उत्पादित वास्तविक नवाचार दोनों पर आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय द्वारा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा या फिर उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय द्वारा? करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा यूलिप को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं क्या है यूलिप। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक उद्योग के लाभ के लिए अधिक विचारों को क्राउडसोर्स करने के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकेथॉन को लॉजिस्टिक्स के नाम से लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉजिस्टिक्स को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है कि उद्योग के लाभ के लिए अधिक विचारों को क्राउडसोर्स करना। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए, इसको डिज़ाइन जो है किया गया है किसके द्वारा? तो ये जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकेथॉन को पूरे भारत में दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये किसके द्वारा जो है किया जा रहा है इस हैकेथॉन को आयोजन इसका? तो देखा जाए यूलिप हैकेथॉन लॉजिस्टिक का आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए ये किसके द्वारा समर्थित है? तो यहाँ पे यह NICDS लॉजिस्टिक डेटा बैंक सर्विसेज यूनाइटेड एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा भी यह समर्पित है। ठीक है, यूलिप देखा जाए प्रधानमंत्री गति शक्ति के उद्देश्य के अनुरूप है। उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कई मंत्रालयों या विभागों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और वास्तविक सिंगल विंडो को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड? इसी वर्ष किया गया था, 15 अगस्त 2021 को शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से देश के युवा जो है नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, और ये जो है यूलिप जो है इसी के अनुरूप जो है इसके उद्देश्य के ही अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट से स्वदेशी मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? करेक्ट आंसर इस फ्रेंड बी हो जाएगा। उड़ीसा के तट से किया गया DRDO के द्वारा स्वदेशी मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण। और यहाँ पे देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सतह से सतह, ठीक है, सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, प्रलय जो है एक मिसाइल है जो कि सतह से सतह में मार करने में सक्षम है। ये देखा जाए इसका जो परीक्षण किया गया है ये उड़ीसा के तट पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस स्वदेश विकसित मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इस मिसाइल की अगर क्षमता की बात करें तो यह 150 से लेकर के 500 किलोमीटर के बीच के टारगेट को तबाह कर सकती है। और यह DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल
भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ से किया गया है। प्रलय का जो परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा के तट से किया गया। उड़ीसा के कौन से तट से किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और ये सतह से सतह में मार करने में सक्षम है। ठीक है, और इसकी जो टारगेट क्षमता है कब से 150 से लेकर के 500 किलोमीटर के बीच में ये तबाह कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर दिल्ली। करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित। और यहाँ पे देखते हैं तो जो दिल्ली के मंत्रिमंडल है, दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। और ये विश्वविद्यालय देखा जाए क्लास 12 के बाद यानी कि 12वीं कक्षा के बाद 4 साल का एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम कराएगा, जिसमें से बीए और बीएड, बीएससी और बीएड, बीकॉम और बीएड कार्यक्रम शामिल किया गया है। और पाठ्यक्रम जो है पूरा करते वक्त जो विश्वविद्यालय में नामांकित होंगे उन्हें प्रशिक्षण कार्यों के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा। और इससे क्या होगा कि छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा उत्कृष्ट व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के जो है मंत्रिमंडल ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। तो जो पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? वो दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश में 6.6 करोड़ साल पुराना, लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला? चीन, डेनमार्क, रूस, फिनलैंड। देखिए ये है डायनासोर का भ्रूण जो कि कहाँ पे मिला है? चीन में मिला है। कितने साल पुराना है? लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना है। और यहाँ पे देखते हैं तो दक्षिण चीन के गांझाओ में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। और ये माना जा रहा है ये जो भ्रूण मिला है जो डायनासोर का है वो टूथलेस थेरोपोड डायनासोर या फिर ओविरा टेप्रोसॉर का है। ठीक है, और इसका नाम देखिए क्या रखा गया है? बेबी इंग्लियांग। ठीक है, बेबी इंग्लियांग जो है इस डायनासोर का नाम रखा गया है। इस जो डायनासोर का जो भ्रूण मिला है चीन से उसका नाम रखा गया है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ओविरा ट्रोपेरासोर पंख वाले डायनासोर थे जो कि लगभग कितने वर्ष पहले रहते थे धरती पे? तो ये 100 मिलियन से लेकर के 66 मिलियन वर्ष पहले ये लेट क्रेटेशियस काल में एशिया और उत्तरी अमेरिका की चट्टानों में पाए जाते थे। ठीक है, इनकी चोंच और शरीर का आकार जो था वो अलग अलग था जिससे वे आहार की एक विस्तृत श्रृंखला को अपना सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? 500 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर या फिर 300 मिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा एशियाई विकास बैंक। किस चीज़ के लिए? भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। और ये देखा जाए किन किन क्षेत्रों से संबंधित होगा जो शहरी सेवाओं में जो पहुंच में सुधार, जो कि सेवा वितरण में सुधार के लिए, शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज को प्रदर्शन आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ एडीबी कार्यक्रम क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। और देखा जाए तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज को विशेष रूप से नीतिगत सुधारों को लागू करने, निवेश योजना तैयार करने के साथ साथ लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के आकलन जैसे मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए कम आय वाले राज्यों में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये था एडीबी का जो कि शहरी
अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत में जितने भी शहरी सेवाएं हैं, उस शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा $350 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3, अपना देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 MCQs को सॉल्व किया। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे की बात करें, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 22 दिसंबर को मनाया गया। तेलुगु पुस्तक है जिसका नाम है गांधी टोपी गवर्नर। इसके लेखक देखिए कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर यार्लगड लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, यार्लगड लक्ष्मी प्रसाद जो है ये गांधी टोपी गवर्नर के जो है लेखक हैं, जो कि एक तेलुगु पुस्तक है। ठीक है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 का, किसे किया गया? सेल को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? अतुल दिनकर राणे को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सैफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? हरजिंदर सिंह को किया गया। ठीक है, तो जो बीजिंग जो आगामी होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में, उसके देश के दल के सैफ दी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया, किसे? हरजिंदर सिंह को किया गया। भारत ने वर्ष 2020-21 में जो FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है दर्ज किया है, वो कितना है? $81.97 बिलियन का। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखने चाहिए और साथ ही साथ अपडेट भी समय समय पे होते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है एक न्यायाधीश से जिनका नाम है GT नानवत्ती। ठीक है, और ये एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा भारत की जूनियर चैंपियन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? यशुदुल को नियुक्त किया। ठीक है, यशुदुल जो है जो अंडर 19 विश्व कप 2022 का होने वाला है, ठीक है, इस टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? यशुदुल को क्या है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है, क्या नाम है? सर्जियो एगुएरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है, किसने जीता? लो किन यू। ठीक है, लो किन यू ने जीता है, कौन सा खिताब जीता है? BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का। वहीं अगर महिला एकल की बात करें, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अकाने यामागुची ने जीता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। और हम आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर को औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी? वाराणसी में रखी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 23 दिसंबर को रखा है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला वाराणसी में रखा गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने इधर देखे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पे इन्होंने 4160 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया। ये जिले कौन से हैं? जौनपुर और मिर्जापुर। ठीक है, जौनपुर और मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 4160 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। वहीं देखें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय परीक्षण गृह में पैक्ड पेयजल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? गाजियाबाद में किया। ठीक है, 21 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पर आयोजित अपनी तरह के कार्यक्रम में भाग लिया। कहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था? ये प्रयागराज में किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। किस पर था? ये महिला सशक्तिकरण पर था, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। ठीक है, और अंतिम है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 21 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में निर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया? वाराणसी में, गोंडा में, मुरादाबाद में और सहारनपुर में किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 अपने MCQs को देखा, 10 फैक्ट्स ऑफ द डे पे देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने 10 जो था अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। ठीक है, बाकी जितने भी हम लोगों जो डेली करंट अफेयर्स जो डिस्कस करते हैं उसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली यहाँ की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप उसको वहाँ पे डाउनलोड करके इसको रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।